I can see and then I can teach accordingly. तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है otherwise, and then it is very very boring to keep on talking to the wall. Okay, I just start with that principles. Fine. So हम लोग इस principles of management की बात कर रहे थे. Last time we were discussing about these principles and we continue with that. हम इसी के आगे continue करते हैं. एक सेकेंड, ये मुझे ऐसे करना है, ये मुझे ऐसे करना है, कैसे होगा? Okay, let us see this. मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस जो किया था, आई हैड डिस्कस्ड विथ यू दी प्रिंसिपल्स के मीनिंग वगैरह डिस्कस किए थे, फीचर्स हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मनी मेजरमेंट क्या है, और फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न. इसमें किसी को डाउट है क्या? क्योंकि देखिए जब हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये भी कहना होगा कि आप लोग साथ साथ इसको पढ़ते भी रहें. आपको ये, आपसे ये नहीं होगा, ये आपके लिए बहुत नया है, आपने अभी तक इसको किया नहीं है और ये बहुत नई चीजें हैं आपके लिए. तो ये आप तभी ध्यान रख पाएंगे जब आप इनको पढ़ेंगे खुद. तो मैंने भले ही आपको पढ़ाया, आप उसकी रीडिंग भी करने का टाइम निकालिए थोड़ा सा, तो वो हो जाएगा. तो अभी तक हमने ये डुअल एस्पेक्ट तक कर लिया है. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था. कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था कि जब भी हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट पे हम एक्वायर करते हैं, है ना. हम उस कॉस्ट पे लिखते हैं जिस पे हमने एक्वायर किया. आज मार्केट पे आपसे पूछा जा सकता है, भाई वो एक लैंड है, उस आपसे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. आपसे पूछा जाएगा एक लैंड है, हमने खरीदी थी 3 लाख रुपए की, आज उस लैंड की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीस. हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 लाख थी, हमारी आज मार्केट वैल्यू 5 लाख है, लेकिन हम 3 लाख में ही बुक्स में दिखा रहे हैं. ऐसा क्यों? तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं. हिस्टोरिकल ऐसा इसलिए करते हैं. आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगर हम एक एसेट्स है, लायबिलिटीज है, तो एसेट्स लायबिलिटीज में हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्यों करते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से हम बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स लायबिलिटीज में डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, ठीक है. यू विल हैव टू हैंडल दिस. इसी ढंग से हम आगे चलते हैं. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ. रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हम इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये कहता है कि हम कब माने कि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया. हम कब माने कि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया. देखिए दो चीज होती है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक फैक्ट्री है, आप तो थोड़ा बहुत आप अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं तो आप इस चीज का मतलब समझ भी जाएंगे. फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है, एक सेकेंड, है ना, हाँ, वो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है 6,000 यूनिट्स का. 6,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, और उन्होंने 6,000 यूनिट्स में जो सेल हुई है वो 4,000 यूनिट्स की हुई है. लेकिन उनको जो पेमेंट मिला है वो पेमेंट 4,000 का सबका नहीं मिला. जिसको बेचा सबने पेमेंट नहीं किया. पेमेंट जो उनको रिसीव हुआ है वो सिर्फ 3,500 यूनिट्स का हुआ है. 500 यूनिट्स का पेमेंट नहीं मिला. अब क्वेश्चन ये उठता है, ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये हो सकता है अभी आपको लगे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन रियल लाइफ में इतनी छोटी बात नहीं है. हम 6,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की, क्या मैं मान लूं कि 6,000 यूनिट्स की हमारी रेवेन्यू हो गई है? रेवेन्यू का मतलब है क्या हम मान लें कि हमने 6,000 यूनिट के पैसे कमा लिए. हमने 4,000 यूनिट बेची तो क्या हम 4,000 को माने? क्या हमको सिर्फ पेमेंट जो मिला 3,500 का हम इसको माने? तो हम किसको माने कि हमने कितनी रेवेन्यू हो गई, हमने कितना कमाया, हमने व्हाट इज अवर, हम प्रॉफिट का, रेवेन्यू मतलब हमको कितना मिल गया, तो हम उसकी प्रॉफिट इसी हिसाब से निकालेंगे ना. तो हमारी रेवेन्यू क्या माने? हम जितना प्रोडक्शन किया वो माने, जितना हमने बेचा वो माने, कि जितना हमें पेमेंट मिला वो माने. तो ये इश्यूज बिजनेस के अंदर आते हैं. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है
कि भाई ऐसा है कि आपने प्रोडक्शन किया उसको छोड़ दो, आपको पेमेंट मिला उसको छोड़ दो, आपने सर्विसेज कितनी दे दी, कितना लोगों को दे दिया, आपने 4000 यूनिट्स लोगों को दे दिया। तो जब आपने 4000 यूनिट्स लोगों को बेच दिया है तो आपको 4000 यूनिट्स का पेमेंट पाने का हक हो जाता है। यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट फॉर 4000। तो आप 4000 यूनिट्स का पेमेंट पाने के आपको राइट हो जाता है। तो 4000 यूनिट्स का पेमेंट आपको मिलने का यू आर एंटाइटल्ड। तो आप 4000 यूनिट्स आपको पेमेंट मिल सके, मिलने का अब यू आर मतलब यू शुड गेट पेमेंट ऑफ 4000 रुपीज, आज मिले या बाद में मिले। तो आपकी 4000 यूनिट्स आपकी रेवेन्यू हो गई, 4000 यूनिट्स आपकी रेवेन्यू हो गई। क्यों? क्योंकि आपने 4000 यूनिट बेची। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए आज मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, सपोज आज 31 मार्च 21 है, और मैं अपना 1 अप्रैल से, आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, जिससे मुझे लगे कि भाई आपको मैं किस और ढंग से समझाऊं। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 21 का हमको एक ईयर है हमारा। मैं इस अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट लॉस निकालना चाहता हूँ। मुझे एक कस्टमर ने 30 अप्रैल को ऑर्डर दिया 20,000 यूनिट, 20,000 रुपए का ऑर्डर दिया। मैंने कहा ठीक है साहब, 20,000 रुपीज का उसको मुझे सेल करना था। मैंने उसका सामान तैयार कर लिया, उसको पैक वैक करके बॉक्सेस में मैंने पैक करके उसको रख दिया, लेकिन मैं उसको भेज नहीं पाया। मैं उसको भेज पाता हूं 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 21 से तो दूसरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। तो ऑर्डर आया था 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, मैं उसको भेज रहा हूं 3 अप्रैल को। तो मैं इस 20,000 की जो मेरी सेल है, इसको मैं सेल्स को 2021 की सेल्स मानूं कि जिस साल मैंने भेजा उसको डिलीवर किया, डिस्पैच किया। अभी बना लिया था लेकिन उसको डिस्पैच तो मैंने बाद में किया, तो जिस साल डिस्पैच किया उधर मानो। ऐसे प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर आते हैं। इनका सॉल्यूशन किसके अंदर है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर। अब वो क्या सॉल्यूशन है उसकी बात मैं अभी आपसे करूंगा, लेकिन ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपकी एक कंस्ट्रक्शन की फर्म है, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और आपका स्पेशलाइजेशन ब्रिजेस बनाने में, बहुत लंबे लंबे ब्रिजेस और डैम्स और रोड्स के प्रोजेक्ट लेते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कि साहब ये नदी है बीच के अंदर, इसके ऊपर आपको एक ब्रिज बनाना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। आपको ऑर्डर मिल गया, ये ब्रिज बनाने में आपको 3 साल लगेगा, 3 इयर्स। तो क्या 3 साल तक हम बैठे रहेंगे? कितना प्रॉफिट आएगा? 1 साल के अंदर ब्रिज इतना बनता है और इधर से भी बनना चालू हुआ, इस साइड इतना बन गया, दूसरे साल इतना बन पाया। ठीक है, अब जाके 3rd ईयर जाके पूरा हुआ है, तो क्या 3 साल तक हम गवर्नमेंट से पेमेंट नहीं लेंगे? क्या हम अपना प्रॉफिट नहीं मानेंगे 3 साल तक? 3 साल के बाद ही मानेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसकी बात भी करता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि इतने लंबे प्रोजेक्ट्स में, ये तो मैंने 3 साल के कहे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं 30 साल के हो, है ना। पता चला गवर्नमेंट ने इतना लंबी सड़क का परियोजना दी है और 30 साल तक चल रही है वो योजना, खत्म ही नहीं हो रही प्रोजेक्ट। तो क्या 30 साल तक हम बैठे रहेंगे कैसे? तो हम कब अपना प्रॉफिट माने, कब कैसे निकालें? तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसकी भी बात करता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसकी बात करता है। एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आपकी लाइफ में भी हुआ होगा कभी, ये आप समझ सकते हैं उसको, बड़ी बड़ी बात है। हमारा अकाउंटिंग ईयर फिर से 1 अप्रैल से 31 मार्च 21 तक है। एक शॉपकीपर है, आप उस शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं और उस शॉपकीपर से 30 अप्रैल को 30 मार्च को आप उससे एक ड्रेस लेकर आते हैं। आप उससे कहते हैं कि ड्रेस मैं मम्मी को घर पे जाके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, जो भी है, 5,000 रुपए की ड्रेस है, और वो आपको जानता है। उसने कहा ठीक है, ले जाइए, आप दिखा दीजिए, ट्रायल देख लीजिए, फिर ले आइए। मान लीजिए ऐसा होता है, आप ले आए और आपने उसको जवाब 2 दिन तक नहीं दिया। क्या करना है? आपने उसको जवाब दिया जाके 2 अप्रैल को लेना है कि नहीं लेना। आपने 2 अप्रैल को कहा हम ले रहे हैं इस ड्रेस को, तो आपने कंफर्म कर दिया 2 अप्रैल को लेना है, लेकिन आप उसकी दुकान से ड्रेस तो 30 मार्च को ले आए थे, तो 30 मार्च को उसने दी थी और आपने जब उसको रिप्लाई दिया तब आपका नया अकाउंटिंग ईयर उस दुकानदार का स्टार्ट हो गया था।
तो सवाल ये उठता है ये किस साल की सेल मानी जाएगी? ये हम रेवेन्यू जो है, ये सेल्स जो है वो इस साल की मानेंगे जिस साल उसने आपको दिया था अप्रूवल के लिए, और या उस साल मानेंगे जिस दिन आपने उसको कंफर्म किया कि हम रखेंगे। तो बिजनेस के अंदर इस टाइप की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम रेवेन्यू कब की माने। और ये बताएं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बहुत अफेक्ट हो सकता है। ये तो बहुत छोटा ट्रांजेक्शन है 5,000 रुपए का, बड़े बड़े बिजनेस में बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, करोड़ों के ट्रांजेक्शन। मैंने ब्रिज का आपको एग्जांपल दिया, वो तो करोड़ों खरबों का प्रोजेक्ट है, उससे हमारा बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। और मालूम पड़ा कि हमने सारा का सारा प्रॉफिट एक साल ले लिया तो इस साल इतना टैक्स देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को कि हम सारा अमाउंट टैक्स में चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपना प्रॉफिट जो है वो ब्रिज वाला जो प्रोजेक्ट है, वो ब्रिज वाला प्रॉफिट जो है अगर 3 साल में बांट देगा वो, तो टैक्स उसको इतना नहीं लगेगा, और सारा प्रॉफिट एक साल लगा देगा तो टैक्स कितना लग जाएगा उसको, तो वो बिजनेस वो तो नुकसान में आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, उसको ऐसा डिसाइड करना है कि मैं इस ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है 3 इयर्स का, इसमें से कितना अमाउंट फर्स्ट ईयर मानूं, कितना सेकेंड ईयर मानूं, कितना थर्ड ईयर मानूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स बिजनेस में आती हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है हमारी रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि हमको कब किस स्थिति में बिजनेस को की इनकम मानना चाहिए। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल, एक बात और कहता हूं, मैं कहता हूं इनकम, वो ब्रिज बनाने वाली कंपनी कहती है कि साहब ऐसा है, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 30 करोड़ का है, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो वो कहती है कि 10 करोड़ में फर्स्ट ईयर इनकम मान लेते हैं, सेकेंड ईयर 20 करोड़ मान लेते, 10 करोड़ मान लेते हैं सेकेंड ईयर, और फिर 10 करोड़ हम थर्ड ईयर मान लेते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से वो कंपनी जो है अपना टैक्स गवर्नमेंट को दे देती है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं आपने भाई साहब कैसे मान लिया, 10 करोड़ तो है ही नहीं आपका, अभी तो काम इतना ही हुआ है, आप इसके अंदर से 5 करोड़ ले सकते हैं, 5 करोड़ आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर 15 करोड़ लेना पड़ेगा। तो भाई ये उसका टैक्स की कैलकुलेशन ही बदल जाएगी, और उसके लिए बहुत 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया इस साल से इस साल चला गया, हो सकता है इस साल उसका टैक्स एकदम से बहुत ज्यादा आ जाए और इस साल एकदम से गिर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि उसने सोचा कि मैं टैक्स को बराबर बराबर बांट दूंगा, लेकिन यहाँ तो पता चला कि कुछ ज्यादा ही टैक्स निकल के आ गया। तो ये सारी सिचुएशंस आपको सोचनी पड़ती है बिजनेस के अंदर कि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करें, कब हम अपनी रेवेन्यू को माने। So this principle is mainly concerned with revenue being recognized in the income statement. Income statement मैंने आपको बताया था, income statement का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसके अंदर आप प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का निकालते हैं, उसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी इनकम स्टेटमेंट बोला जा सकता है। तो उसके अंदर हम प्रॉफिट रेवेन्यू कब मानेंगे, इस प्रिंसिपल के हिसाब से रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड, रेवेन्यू को तब माना जाता है रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब मान लिया जाता है। और जब आपको लीगल राइट मिल जाता है, लीगल राइट माने लॉ आपको ये अधिकार दे देता है कि आपको पेमेंट अब मिलना चाहिए, आपने अपना काम कर दिया, आपको पेमेंट मिलने का राइट आ गया, लीगली आप कोर्ट में जा सकते हो, उसके लिए लड़ सकते हो, तो वो आपको मिल गया। तो ऐसा अगर कभी हो सकता है, ऐसा जब हो जाए कि आपने ट्रांजैक्शन कर दिया और आपको अब राइट हो गया, लीगल राइट मिल गया कि सामने वाला आपको पेमेंट करे, तो ऐसे केस के अंदर हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मान लिया जाता है। रेवेन्यू हम मान लेते हैं, हमको रेवेन्यू हो गई। दूसरे शब्दों में when we receive the right to receive revenue, जब हमको रेवेन्यू रिसीव करने का राइट मिल जाए, अधिकार मिल जाए। मैं आप एक होटल में खाना खाने गए, ठीक है, और आपने खाना खा लिया, तो उस होटल वाले को राइट मिल गया है आपसे पेमेंट लेने का, तो उस होटल वाले की वो रेवेन्यू हो गई। आप होटल गए और आप देख के आ गए, आपने खाना नहीं खाया, तो होटल वाला पेमेंट नहीं ले सकता आपसे, उसको राइट नहीं मिल गया, उसको राइट नहीं मिला है, तो उसकी रेवेन्यू नहीं मानेंगे इस केस के अंदर। Revenue such as rent, interest, commission, etc. are recognized on time basis. अब कुछ रेवेन्यू ऐसी होती है जो टाइम बेसिस पे होती है, मतलब रेंट है भाई, अगर रेंट जो है जून का है, तो जून का महीना जब स्टार्ट हुआ तो रेंट आप देने के, रेंट आपने ड्यू हो गया और सामने वाला रेंट पाने का, लैंडलॉर्ड को रेंट मिलने का राइट मिल गया। जुलाई आया तो जुलाई के अंदर उसको राइट मिल गया। तो ये कहने का मतलब ये है, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो टाइम के बेसिस पे चलते हैं।
इनका और कुछ नहीं देखते, हम इनका टाइम देखते हैं, टाइम के बेसिस पे चलते हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद एनीथिंग एल्स। रेवेन्यूज वो टाइम, जैसे इंटरेस्ट है, आपने 1 साल के लिए किसी से लोन लिया हुआ, तो आपका ईयर मान लीजिए जनवरी से दिसंबर है, ठीक है, जनवरी हो गया तो जनवरी का इंटरेस्ट उसको देना है आपको, फरवरी हो गया तो फरवरी का इंटरेस्ट देना है उसको। तो ये टाइम से डिसाइड हो जाता है कि रेवेन्यू हो गई आपकी। और जबकि कुछ ऐसी होती है गुड्स एंड सर्विसेज, जब टाइम से मतलब नहीं है, जब आपने उनको बेच दिया, और आपने चाहे कैश में बेचा हो चाहे क्रेडिट में बेचा हो, आपने बेच दिया तो वो रेवेन्यू हो गई। तो रेवेन्यू दो ढंग से हो सकती है, या टाइम के बेसिस पे, या आपने सर्विसेज दे दी, गुड्स दे दी। तो मैंने आपको होटल का एग्जांपल दिया, आपने होटल में खाना खाया तो उसने सर्विसेज दे दी तो वो उसकी रेवेन्यू हो गई, खत्म बात। रेंट क्या है, टाइम मंथ के हिसाब से, वो मंथ जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे वो रेवेन्यू होती जाएगी। तो रेवेन्यूज जो है वो टाइम बेसिस पे भी हो सकती है और सर्विसेज देने के बेसिस पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया कि हमने मार्च में सेल्स की है लेकिन अमाउंट हमें अप्रैल में मिला, तो सवाल उठता है ये रेवेन्यू हमारी मार्च की मानी जानी चाहिए जब हमने बेचा, भले ही पैसा आपको बाद में मिला। हमने सर्विसेज कब दी, मार्च में, हमने गुड्स कब बेचे, मार्च में, तो हमारी वो मार्च की रेवेन्यू मानी जाएगी, भले ही पेमेंट हमको बाद में मिला हो। तो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल हमको ये कहता है। अब जैसे एक और एग्जांपल दिया है मैंने, फॉर एग्जांपल कमीशन जो मार्च का है, इवन इफ अप्रैल में मिला, लेकिन तो वो हम जब मार्च का बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस तो हम मार्च के अंदर उसको लेंगे, अप्रैल में नहीं लेंगे। सिमिलरली अप्रैल का कोई रेंट है, उसने रेंट आपको मार्च में दे दिया, मतलब अप्रैल का रेंट पहले ही दे दिया, 1 महीने पहले दे दिया, तो वो हाँ हाँ ठीक है, वही मैंने कहा, मैंने गलत लिख दिया क्या इसको, नहीं मार्च 22 लिखा है, मार्च 22 लिखा है, मतलब वो अप्रैल का रेंट, अगर देखिए हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 21 से मार्च 22 तक का है, और एक अकाउंटिंग ईयर हमारा अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का है। तो इस महीने का रेंट हमें 1 महीने पहले मिल गया, यहाँ मिल गया, तो इस साल की रेंट, इस साल की रेंट रेवेन्यू में नहीं आएगा, वो इसी साल की रेंट रेवेन्यू में आएगा। वो पहले भले ही मिल गया हो, तो मिलने से मतलब नहीं है, अप्रैल तो इस साल आ रहा है ना, तो इस साल की रेवेन्यू में आएगा, भले ही पैसा पहले मिल गया हो। तो पेमेंट चाहे पहले ही मिला हो चाहे पेमेंट बाद में मिला हो, वो रेवेन्यू में तो तभी आएगा जब आपने सर्विसेज दे दी है या आपने सर्विसेज रिसीव कर ली, तब मानते हैं। तो ये हमारा पर्पस मैंने इसमें, अच्छा ये जो है, ये जो प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकग्निशन, ये हमारे एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी हेल्प करता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम अभी आगे बात करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकग्निशन एक जैसे मिलते जुलते हैं। और जैसे अभी आपने पढ़ा है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, मैंने आपको पढ़ाया है एडवांस, अर्नड, एक्रूड, ये सब क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ये इसकी बदमाशी, ये प्रिंसिपल है। अगर आप ये रेवेन्यू रिकग्निशन, मैंने नहीं परेशान किया भैया, आप कहोगे सर ये क्या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग पढ़ा, तो मैंने नहीं, ये रेवेन्यू रिकग्निशन के किया धरा, ये रेवेन्यू रिकग्निशन की वजह से आपको ये एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग पढ़ना पड़ रहा है। रेवेन्यू रिकग्निशन कहता है कि भाई सर्विसेज तो दी नहीं, पैसा पहले मिल गया, तो वो अनएक्रूड अर्नड इनकम हो जाएगी। रेवेन्यू रिकग्निशन आपसे कहता है कि आपने सर्विसेज तो दी नहीं, सर्विसेज ले ली आपने, पेमेंट नहीं किया, तो लायबिलिटी हो गई। रेवेन्यू रिकग्निशन कहता है कि आपने सर्विसेज नहीं ली, एडवांस दे दिया, तो आपकी वो प्रीपेड हो गया। तो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के कारण आपको एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग में, बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू रिकग्निशन आया। और रेवेन्यू रिकग्निशन और एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये दोनों जो है ना आपस में रिश्तेदार है, सगे भाई बहन मान लो, या भाई भाई मान लो, भाई बहन भाई, जो भी मानना चाहो आप, है ना। आप बोलो कि भाई भाई बोल दिया, है ना, हम बहन बहन भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। मैं जेंडर वाइज नहीं हो रहा है ना, मैं मान लो आप। तो रेवेन्यू रिकग्निशन और एक्रूअल जो है ये दोनों सगे लोग हैं, है ना। ये एक मतलब एक्रूअल भी वही बात कहता है, रेवेन्यू रिकग्निशन भी वही बात कहता है, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट उसी के कारण, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए सर। हाँ सबसे रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू और इनकम को कभी कभी हम लोग एक जैसा बोल देते हैं, लेकिन रियल में इसका डिफरेंस होता है।
इनकम इज वेरी मच रिलेटेड टू प्रॉफिट। इनकम जो होता है ना, काफी कुछ प्रॉफिट से मिलता जुलता है। इनकम का मतलब ये हुआ कि इनकम नॉर्मली हम उन लोगों के लिए वर्ड यूज करते हैं जो सैलरीड लोग होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं, और बिजनेस वाले प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन इनकम प्रॉफिट बिजनेस वाले की भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस पर्सन है, वो बिजनेस करता है और बिजनेस से उसने प्रॉफिट कमाया, तो ये, और उसने कुछ और भी काम करता है बिजनेस के अलावा, जहां से उसको इनकम होती है, जहां से उसको कुछ और मिलता है। जैसे उसने कहीं कुछ प्रॉपर्टी है, उससे उसको रेंट मिलता है वहां से, ठीक है। उसने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी को लोन दे रखा है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम के अंदर ही हम ये सारी चीजें जोड़ देते हैं। इनकम के अंदर आपको जहां से भी जितना जितना जो भी पैसा मिल रहा है, सब तरह का, वो सब उसके इनकम में आ गया। जैसे एक बंदा है, वो अपनी जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा उसका और भी कई इनकम के सोर्सेज है। वो शेयर मार्केट में भी काम करता है तो शेयर मार्केट से भी कमा रहा है, ठीक है। उसको कहीं इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट भी कमा रहा है, लोन वोन भी दे रखा है उसने, तो ये सब उसकी इनकम होगी। तो इनकम जो होती है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट यू आर एबल टू गेट। इनकम में वो सारी चीजें आ जाती है, तो इनकम वो होती है। और रेवेन्यू का मतलब होता है कि रेवेन्यू इज हेल्प्स यू टू फाइंड आउट प्रॉफिट। रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंसेस को घटा देते हो, रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट गिव्स यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू थोड़ा सा अलग टर्म है, और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। और इस प्रॉफिट से और जो दूसरे तरह की इनकम है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब हम ऐड कर देते हैं, देन दैट बिकम्स इनकम। तो मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा और एक बार क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। पहली बात, रेवेन्यू और उसमें डिफरेंस क्या है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर हम दूसरी चीजें भी जोड़ दें। इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव भी जोड़ दें। हमको रेंट मिल रहा है, हमने रेंट भी जोड़ दिया। और भी कोई दूसरी इनकम है, अदर इनकम भी है, तो भी हमने सब जोड़ दिया। ये सब जोड़ने से ये जो टोटल है, दैट बिकम्स इनकम। तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस है। इनकम का मतलब है रेवेन्यू हेल्प्स यू टू फाइंड आउट प्रॉफिट, लेकिन इनकम के अंदर आपकी सब तरह की इनकम आ गई है ना, सब चीज की इनकम आ गई, ठीक है। इनकम के अंदर आपका सब तरह की चीज आ गई। इनकम मींस इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इनकम है, रेंट मिल रहा है वो भी इनकम है, और भी जो भी हो रही इनकम हो रही वो सब हो रही। तो इनकम इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इनकम बहुत बड़ा टर्म है, इनकम के अंदर सारी चीजें आ जाती है। इज दैट ओके? समझ में आया कि नहीं आया? सर ठीक है, हाँ, ओके। नाउ मूविंग बैक टू दैट, फाइन। सो अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि पहले तो डिसाइड करो कि रेवेन्यू क्या है आपकी। डिसाइड व्हाट इज रेवेन्यू रिकग्निशन। आपने रेवेन्यू डिसाइड कर ली। रेवेन्यू डिसाइड करने के बाद अब आप देखो इस रेवेन्यू को, जैसे एक बार लास्ट टाइम एक क्वेश्चन उठा था कि व्हाट इज एक्सपेंस। रेवेन्यू डिसाइड करने के बाद ये देखो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपके एक्सपेंसेस कौन से, फिर एक्सपेंसेस डिसाइड करो। तो रेवेन्यू को जब एक्सपेंस के साथ आप मैच करोगे तब आपका प्रॉफिट आएगा। मतलब ये दोनों प्रिंसिपल्स एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। जब मुझे प्रॉफिट निकालना होता है, तो सबसे पहले मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल लगेगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल से हमें यह मालूम पड़ता है कि बिजनेस की रेवेन्यूज क्या है। बिजनेस की रेवेन्यूज क्या है, इस रेवेन्यूज में से मैं एक्सपेंसेस को घटा देता हूं। तो एक्सपेंसेस को मैच करता हूं, रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ मैच करता हूं, तो मेरा प्रॉफिट आता है। अब सवाल उठता है कि एक्सपेंसेस को कैसे मैच करूं। एक्सपेंसेस को कैसे मैच करूं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए,
मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे प्रॉफिट निकालना है इस साल का, मेरा इस साल का प्रॉफिट क्या है। तो पहली चीज जो मैं करूंगा वो करूंगा, पहले मैं अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल लगाकर मैं ये देखूंगा कि मेरी रेवेन्यूज क्या है, व्हाट आर माय रेवेन्यूज। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरी रेवेन्यूज क्या है, व्हाट आर माय रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज पहले रिकॉग्नाइज करूंगा। तो मान लो मैंने रिकॉग्नाइज की कि भाई मैंने जो है 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था और उसके अंदर से मैंने 5000 यूनिट सेल की थी। तो मेरी रेवेन्यू 5000 यूनिट्स, एक यूनिट अगर 100 रुपए की है तो मेरी रेवेन्यू 5 लाख रुपए की हो गई। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है, रेवेन्यू निकल गई। अब मुझे देखना है कि इस रेवेन्यू को कमाने में मेरे एक्सपेंसेस कितने लगे। तो विद दिस रेवेन्यू आई विल मैच माय एक्सपेंसेस, और उन एक्सपेंसेस को जब मैं मैच करूंगा तो सपोज वो एक्सपेंसेस मैं कहता हूं कि वो मेरे एक्सपेंसेस लगे 3,50,000, तो मैं कहूंगा कि ठीक है मेरा 1,50,000 का प्रॉफिट आ गया। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपने जो रेवेन्यू अर्न की है उसी के ध्यान में रखते हुए आप एक्सपेंसेस को मैच कीजिए। मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेंसेस आप वो ले लो जो इस रेवेन्यू में नहीं है। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल देता हूं कि मैंने क्या किया, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपने कहा कि साहब ये जो इस साल है, इस साल हमने 5000 यूनिट सेल की, ठीक है, 5000 यूनिट सेल की, बहुत अच्छी बात है। तो ये 5000 यूनिट्स आपने सेल की, 5000 यूनिट्स सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹100। तो मेरी रेवेन्यू इस साल की जो हो गई 5 लाख रुपीज हो गई। अब मुझे इसके साथ ये मेरी रेवेन्यू हो गई, दिस इज माय रेवेन्यू। अब प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो मेरा प्रॉफिट आएगा। अब मैं एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखने हैं मेरे को। मेरे एक्सपेंसेस जो है वो है, मैंने साल भर में 3,50,000 के खर्चा किया है, लेकिन इसके अंदर एक रेंट है 10,000 रुपए जो मैंने एडवांस में दे दिया था, मतलब नेक्स्ट ईयर का दे दिया था। इसके अंदर एक 5,000 का सैलरी है, ये रेंट एडवांस था जो अभी मैंने पे किया ही नहीं है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है। तो मुझे जब एक्सपेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 3,50,000 में 5,000 की सैलरी जो देनी है नहीं जोड़ रखी वो मैं जोड़ूंगा। इसको मैं कहूंगा अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी को मैं ऐड करूंगा, ये भी मेरे खर्चा है लेकिन मैंने ऐड नहीं किया हुआ। फिर 10,000 रुपए मैंने तो एडवांस दे दिया, अभी खर्चा हुआ ही नहीं है, तो 10,000 रुपीज को मैं माइनस करूंगा प्रीपेड रेंट करके। ये एडवांस रेंट है जो नहीं दिया, तो मेरा एक्सपेंस आएगा 3,45,000। तो मैं 5 लाख में से 3,45,000 को माइनस करूंगा, फिर जो मेरा प्रॉफिट आएगा 1,55,000 को मैं 1,55,000 प्रॉफिट निकालूंगा। तो मैंने किया क्या, मैंने पहले 5 लाख को रेवेन्यू माना, उसके लिए मैंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल अप्लाई किया। फिर मैंने मैचिंग प्रिंसिपल से ये डिसाइड किया कि मेरे को इस रेवेन्यू के लिए मैंने कितना खर्चा किया है। तो इस रेवेन्यू के लिए मेरा खर्चा 3,50,000 नहीं है, 3,45,000, 3,45,000 है। 10 जिसमें 5,000 का एक्सपेंस तो इंक्लूड ही नहीं है, और 10,000 का इंक्लूड है लेकिन वो तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, वो तो अगले साल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसी साल की रेवेन्यू को उसी साल के एक्सपेंस के साथ मैच करता हूँ, तब जाके मेरा सही प्रॉफिट आएगा। ये बात अपने आप में बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस अपना प्रॉफिट सही से निकाले। अगर बिजनेस अपना प्रॉफिट सही से नहीं निकालेगा तो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम आ सकती है बाद। बिजनेस विल हैव टू कैलकुलेट इट्स ट्रू प्रॉफिट। तो ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए मैं जिस साल की रेवेन्यू ले रहा हूं उसी साल के एक्सपेंस को लेना। अगर मैंने कोई एडवांस दिया है तो एडवांस नहीं लूंगा, एडवांस एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करूंगा। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मैंने कर तो दिए लेकिन मैंने पे नहीं किए, अनपेड एक्सपेंसेस है, तो उनको इंक्लूड करूंगा। एडवांस एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा और अनपेड एक्सपेंसेस को ऐड करूंगा, तो इस साल के एक्सपेंसेस आएंगे।
तो इस साल के एक्सपेंसेस को मैं इस साल के रेवेन्यू के साथ मैच करूंगा एंड देन आई विल कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर। तब मैं इस साल के प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू एंड दैट इज व्हाट द मैचिंग प्रिंसिपल इज, दैट इज व्हाट द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग का जो है, आप जब प्रॉफिट निकालें बिजनेस का तो उस साल की रेवेन्यू के साथ उस साल के एक्सपेंसेस को मैच कीजिए, तब आप प्रॉफिट को निकालें। दैट इज व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज। तो इस प्रिंसिपल की वजह से हम एक्रूअल, अकाउंटिंग पीरियड, ये सब निकालते हैं। एक्रूअल प्रिंसिपल इसी पे है, ये सारे जुड़े हुए एक दूसरे से। अकाउंटिंग पीरियड इससे कनेक्टेड है, ठीक है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। Is that fine? तो अब ये आगे हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल। Now moving further with that, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यही चीज है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, है ना, और ये हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन, ये सब आपस में कनेक्टेड है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि भले ही हमको पेमेंट मिले या नहीं मिले, हमने सर्विसेज दे दी तो हमारा रेवेन्यू हो गया। हमने पेमेंट किया हो नहीं किया हो, हमने सर्विसेज ले ली तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। दैट इज व्हाट एक्रूअल प्रिंसिपल सेज। तो ये दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, ये कॉन्सेप्ट क्या स्टेट करता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट revenues and expenses are accrued, that is recognized as they are earned or incurred। तो रेवेन्यू जब हमने अर्न कर ली तो वो रिकग्नाइज, मान लो उसको रेवेन्यू, और जब हमने एक्सपेंसेस को इनकर कर लिया तो आप उसको एक्सपेंस मान लो। ये नहीं देखना है कि पैसा मिला या नहीं मिला, ये मत देखो आप। सिमिलरली, जब assets acquired are considered as acquired when sale is complete irrespective of the fact, जैसे हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो हम मान लेंगे जब हमने खरीद लिया, हमको मिल गया तो हमने खरीद लिया, भले ही हमने पैसा दिया हो नहीं दिया हो। तो इसके प्रिंसिपल के हिसाब से भी हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअक्रूड, अनअर्न्ड, अक्रूड, ये सारे एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल के कारण से भी हम करते हैं। इस प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? The more useful as compared to cash basis, ये कैश बेसिस से ज्यादा। एक तरीका होता है कैश के हिसाब से, जब कैश मिला तो रेवेन्यू, जब कैश दिया तो एक्सपेंस, उसको कहते हैं कैश बेसिस। हम कैश बेसिस को ही फॉलो नहीं करते, हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं, और उसके अंदर प्रीपेड, एक्रूड के हम सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि भाई ऐसा है कि अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को आप फुल्ली डिस्क्लोज करो, आप उसको मत छुपाओ। यू आर सपोज टू डिस्क्लोज इट फुल्ली। आप उसको पूरी तरह से बताओ कि हाँ ये इंफॉर्मेशन हो रही है, ये चीज हो रही है बिजनेस के अंदर। यू आर सपोज टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये मटेरियल वर्ड आएगा इसके अंदर। मटेरियल किसको कहते हैं? मटेरियल वो इंफॉर्मेशन होती है विच अफेक्ट्स योर डिसीजन। ऐसी कोई भी बात जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करे, मतलब आपका फैसला क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है, इस इंफॉर्मेशन। अगर ये आपको इंफॉर्मेशन दी जाती, हो सकता है आपका डिसीजन कुछ और होता, तो दैट सेज विच अफेक्ट्स योर डिसीजन। आपके डिसीजन मेकिंग को जो अफेक्ट कर रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग को जो अफेक्ट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो एनी इंफॉर्मेशन इज मटेरियल विच अफेक्ट्स योर डिसीजन। आपके डिसीजन को जो अफेक्ट करने वाले बातें हैं वो सब मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको हाइड नहीं करनी है, आपको बताना है। आप मत छुपाइए। आपके स्कूल में आप रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं कुछ, और मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है ना। एक दिन आपने स्कूल में झगड़ा कर लिया था और एक सामने वाले को इतना जोर से मार दिया था कि उसके नाक से खून आ गया था। उस दिन पेरेंट्स और स्कूल ने नहीं बताया आपको, तो मटेरियल इंफॉर्मेशन बताना चाहिए। कल को कुछ लफड़ा हो जाए, कुछ हो जाए तो नहीं बताया, तो दैट इज व्हाट, है ना। स्कूल हैज टू टेल यू ऑल द जो भी आप कर रहे हैं वो बताना है, ठीक है। तो एवरीथिंग, सेम थिंग अप्लाइज टू मी, है ना। आप क्लास में कैसा कर रहे हैं, आई एम सपोज टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट इट।
तो वो इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स तक मिलनी चाहिए। बिजनेस को भी अपने स्टेक होल्डर्स को सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर, दे शुड नॉट हाइड। और स्पेशली जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो तो निश्चित तौर पे ही बतानी चाहिए, जिससे उनका डिसीजन, मटेरियल इंफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा विच अफेक्ट्स द डिसीजन, जो डिसीजन को अफेक्ट करती है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। और ऐसा कोई बात है जो उससे फर्क नहीं पड़ता तो वो ठीक है, वो इमटेरियल है। मटेरियल मींस विच इज मीनिंग विच इज ऑफ वैल्यू टू वन, और उससे हमारे बिजनेस के अंदर अफेक्ट आ सकता है, तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको अभी एक दो चीज दिखाता हूँ, जैसे कंपनी की मैंने एनुअल रिपोर्ट वगैरह आपको दिखाई अगर, तो उसके अंदर वो लॉट ऑफ मटेरियल, वो कितनी सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वो सब मटेरियल इंफॉर्मेशन। वो बिजनेस के अंदर हम बता रहे हैं उनको कि ये करो, ऐसे किया हमने, ये चीज की है ना, हमने ये किया, तो वो सारी चीजें जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है। वो चलिए ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। तो एनी इंफॉर्मेशन which affects your decision is called as material information. ये स्पार्किंग हुआ है तो पीछे। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी फुल डिस्क्लोजर से जुड़ा हुआ है। फुल डिस्क्लोजर कहता है आप सारी बात बताइए, मटेरियलिटी कहता है कि सारी बात तो बताइए लेकिन आप वो चीज बताइए जो कि मटेरियल है, वो उससे आपका डिसीजन अफेक्ट होगा, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके जब आप लोग स्कूल से आते हैं, घर आते हैं, कुछ भी होता है, आपकी कोचिंग से भी आप पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स कई बार पूछते हैं भाई पढ़ाई कैसी चल रही है ना, अभी तुम नई नई आ गई हो स्कूल, है ना, नई नई क्लास है, कैसा चल रहा है स्कूल के अंदर, ये सब चीजें पूछते हैं। ये सब क्या है? वो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम जब इंफॉर्मेशन किसी को बोल रहे होते हैं तो हमको लगता है ये इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी तो है नहीं, लेकिन उनके लिए हो सकता है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो। तो अगर कोई ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो उनको लगती है मटेरियल है, तो आपको उनको बताना है। तो आप तो अपनी तरफ से पूरी बात बताएंगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब उनको चूज करना है क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है। उनके लिए हो सकता है कोई मटेरियल हो, कोई मटेरियल नहीं। तो ये क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है सर फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी उल्टे चल रहे हैं। फुल डिस्क्लोजर कहता है आप सारी बात बताओ, आज स्कूल में 6 घंटे 3 घंटे मान लीजिए 4 घंटे की आपकी ऑनलाइन क्लास हुई, आप पूरे 4 घंटे में क्या क्या बता रहे हो, सुनते 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 तो है आपकी मम्मी को नींद आ गई कि बोले यार तो खत्म ही नहीं कर रहा है, बताया जा रहा है 4 घंटे तक बोलता रहेगा कि क्या क्या बताए। तो जो काम की बात है उतनी बता दे। तो फुल डिस्क्लोजर तो कहता है आप सारी बात बताइए। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहती है जो जरूरी है वही बात बताइए। तो फुल डिस्क्लोजर is setting the full materiality principle sets the boundary of full disclosure. फुल डिस्क्लोजर में जो सारी बातें बतानी है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल उसकी बाउंड्री तय करता है कि भाई ये चीजें आपको बतानी है। अब इसके अंदर भी कई बार थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि एक इंफॉर्मेशन मुझे लगता है मटेरियल नहीं है तो मैंने नहीं बताई, वो कहता है यार भाई ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आपको बतानी चाहिए थी, आप बताते तो मैं डिसीजन कुछ और लेता। तो मेरे को मटेरियल नहीं लग रही लेकिन सामने वाले को लग रही है। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है भाई आपको जो चीज है आप बता दो, आपको जो जो चीज बतानी चाहिए आप बता दो। अब वो सामने वाले को डिसाइड करने दो कि वो काम की कि नहीं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल दूसरी जगह क्या कहता है, वो कहता है जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो तो बताओ ही, किसी हालत में बताओ। तो कुछ लोगों का कहना है कि फुल डिस्क्लोजर मटेरियलिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जैसे फेविकॉल का जोड़ खींचता है, एक मटेरियलिटी प्रिंसिपल इधर खींचता है फुल डिस्क्लोजर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों में कहीं ऑपोजिशन तो है ही नहीं। फुल डिस्क्लोजर कह रहा है आप सारी बात बताइए, मटेरियलिटी कह रहा है जो मटेरियल है वो तो वो तो बतानी है। तो दोनों में अलग कहाँ है? तो ये अलग अलग राय है लोगों की, अपनी अपनी जगह पे लोग अलग अलग बात कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जो भी बिजनेस रिलेटेड रेलेवेंट, जो भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। और मटेरियलिटी कहता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सारी इंफॉर्मेशन जाने, आप तो ये बताइए जो काम की बातें वो बताइए। तो दोनों को आपको बैलेंस रखना है, मटेरियल इंफॉर्मेशन तो बतानी है, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आपको ऐसी लगे कि ये भी बताई जानी चाहिए आप वो भी बताइए।
तो दैट इज व्हाट द फुल डिस्क्लोजर सेज। तो दोनों प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस आए तो आप प्लीज बोलिए मेरे से, कोई भी क्वेश्चंस दिमाग में आए तो आप मुझसे बताइए, ठीक है। दैट इज द फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी प्रिंसिपल, दोनों जुड़ी हुई है। जैसे अच्छा ओके, एक मटेरियलिटी प्रिंसिपल का बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। That is what is the relevance of materiality, और वो मैंने आपको कई बार चीजें दिखाई नहीं। सर हाँ बोलिए। सर मेरा एक कंफ्यूजन था हाँ हाँ सर, पर बिजनेस जनरली अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखता है ना जनरली। देखिए बिजनेस दो तरह के होते हैं बेटा। मेघा ने क्वेश्चन पूछा है, उसी की आवाज लग रही थी, है ना? हाँ सर मेरी। मेघा, अगर तुम सोल ट्रेड बिजनेस कर रही हो, मतलब ऐसा बिजनेस जिसके अंदर तुमने पैसा लगाया, तुम्हारी रिस्क है, तब वो इंफॉर्मेशन को तुम कॉन्फिडेंशियल रख सकती हो। ठीक है। लेकिन अगर तुमने मार्केट से पैसा लिया है, लोगों से पैसा लेके लगाया, तो आपको बिजनेस को बताना पड़ेगा। ओके सर। अगर आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल माने सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के पैसे से चल रहे हैं और समाज के लिए इन्वॉल्व है, तो आपको लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन आपका खुद का है उसके अंदर पैसा, देन यू नीड नॉट टू टेल द पीपल की क्या करना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या है। अब जैसे कोई एक सोसाइटी है जिसके अंदर 100 मकान है, और वो सोसाइटी सबसे पैसा इकट्ठा करके उस सोसाइटी को मेंटेन करती है, तो सोसाइटी ये नहीं कह सकती कि भाई ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। नो, ये पब्लिक मनी है, ये सबका पैसा है, उसको आप यूज कर रहे हो, तो यू आर सपोज टू टेल एवरीबॉडी। इज दैट ओके? यस सर। अच्छा, जैसे मैं आपसे क्या कह रहा था, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऑल अमाउंट्स इन क्रोर्स, यहाँ लिखा हुआ है 1060 करोड़। अब 1060.75 करोड़ लिखा हुआ है। अब ये करोड़ में है, तो 1 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। तो अगर मैं इसके आगे लिखना चाहूं तो पता है ये अमाउंट कितना बड़ा है? ये 1060.175 भी है ना, तो 75 भी ले लेते हैं। 75 तो 2 4 5 6 7, तो ये जो फिगर है वो ये फिगर है। तो एग्जैक्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको बताया है बैलेंस शीट के अंदर 1060.75। अब ये जो फिगर है, यहां तो मैंने 00 अज्यूम किया है, इतनी डिटेल तो उन्होंने दी नहीं। अब अगर मैं पूरा अमाउंट लिखता तो ये अमाउंट जो है करीब करीब कुछ ऐसा भी हो सकता था, 106075325227। तो ये अमाउंट इतना बड़ा हो सकता था। ये अमाउंट मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये अमाउंट कितना बड़ा हो सकता था। ये अमाउंट हो सकता है कुछ ऐसा अमाउंट 106075325227, ये इतना बड़ा अमाउंट है। इतने बड़े अमाउंट को उन्होंने कहा यार इसको 106075 लिख दो, बस। इतनी डिटेल देने की जरूरत है नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ेगा इतना डिटेल देने की? तो इसको कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये मटेरियल नहीं है कि आप मुझे एक एक रुपए तक की डिटेल बताइए, आप मुझे मोटा मोटा अमाउंट बता दो बस। मुझे ये नहीं चाहिए कि कितने 1000, कितने 100, कितने 10, कितने पैसे। आप इसके आगे पैसे भी लगा दो, 25 पैसे। अरे इतनी डिटेल, इतनी सब बातें थोड़ी चाहिए, मुझे उतना सब नहीं जानना। मुझे तो आप मोटा मोटा बता दो कि ये चीजें हुई, है ना। आपके कई बार ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट आता है स्कूल में, तो कई बार पेरेंट्स पूछते हैं बस मार्क्स बता दीजिए कितने आए। कई बार कहते हैं कुछ हो सकता है तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन हो या कोई हो घर के अंदर कॉमर्स पढ़ा हुआ, है ना। अभी तो आप कॉमर्स, अब पहला एग्जाम आएगा, 10th तक की बात कर लेते हैं। कोई ऐसा है घर के अंदर जो समझता है, वो कहेगा नहीं नहीं
अच्छा ये बता कि फिजिक्स में कितने आए थे, केमिस्ट्री में कितने आए थे, बायो में कितने आए थे। अच्छा फिजिक्स के अंदर जो है इस चैप्टर के अंदर तेरा पेपर मैंने देखा था, उस पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन थे, इसमें कितने आए, वो एक एक डिटेल पूछ रहे, एक एक क्वेश्चन की। वो कौन पूछेगा, हर कोई नहीं पूछेगा, हो सकता है कोई पूछे ही नहीं। उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तेरे को एक क्वेश्चन नंबर 1 में कितने है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने है, वो तो बता दे तेरे टोटल कितने है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे कि भैया उनके लिए मटेरियल ही नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल नहीं है कि तेरे को फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन में कितने आए, सेकंड चैप्टर वाले में कितने आए, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने आए, सेकंड में कितने आए। ना ये डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो मार्क्स चाह रहे थे। तो मटेरियल मतलब जो उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, जो बात उनके लिए महत्व रखती है, जो जिससे उनका डिसीजन इफेक्ट होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये अमाउंट हो सकता है इतना बड़ा हो, इतना बड़ा अमाउंट देने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा करोड़ मान लो, और इसको क्या किया, इसको 4 डिजिट के अंदर बता दिया, भाई ये अमाउंट जो है 1060.75 है, खत्म बात, हमको नहीं चाहिए। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल का एग्जांपल है कि इतनी बड़ी फिगर को हमने सिर्फ इतना सा कह के और ऊपर लिख दिया करोड़, और यहाँ लिख दिया 1060.7, बस खत्म। और इतना लंबा डिजिट लिखते तो आप तो बोलते यार इतना लंबा क्या लिख दिया यार। अब देखिए ना, आप खुद देखिए, ये डिजिट्स को इतना लंबा ना लिख के छोटे छोटे ब्रीफ में लिखने से हमारे लिए कितना आसान हो गया काम। मुझे नहीं चाहिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, हमारे लिए कितना सिंपल हो गया। और पता चला ये 7-8 डिजिट के लिखे ही जा रहे हैं, लंबा लंबा फिगर, तो दिमाग और घूमता है और वो समझ में कुछ नहीं आता। हमारे लिए उतनी डिटेल की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए आप, मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स को बोलते हैं हम डेटर्स कहते हैं। डेटर्स के साथ इसमें बिल रिसीवेबल भी आता है, लेकिन अभी आप डेटर्स मान लीजिए। ये वो लोग हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है, इन्होंने ट्रेड रिसीव्स दिया हुआ है। अब ट्रेड रिसीव्स के नोट नंबर कौन सा है, पेज नंबर 14 पे इस पे डिटेल दे रखी है। मैं आपको कहता हूँ नोट नंबर 14, ये नोट नंबर 14 है, तो नोट नंबर 14 पे आता हूँ। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये आपको ऐसे ही फालतू टाइम नहीं वेस्ट करा रहा हूँ, समझ लीजिए। ये आपको आगे पढ़ना पड़ता है, अभी ज्यादा नहीं, अगले साल ही पढ़ना पड़ेगा, और इस बार भी आपको थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए, ठीक है। ये सब एनुअल रिपोर्ट आपको, ये ट्रेड रिसर्च, इन्होंने क्या बताया इसके अंदर, इन्होंने बताया 379.63 करोड़ गुड अनसिक्योर्ड, माने उनसे हमने कोई गारंटी नहीं ली है, लेकिन अच्छे लोग हैं, ये पैसा दे देंगे। 9.6 करोड़ इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब है ये डूब सकता है पैसा, ये बैड डेट्स हो सकते हैं, उनको लग रहा है इतना पैसा हमारा डूब भी सकता है, 9.6 करोड़ पैसा डूब सकता है, तो ये बैड डेट्स हो। और ये टोटल हो गए, और ये डूब सकता है इसके लिए उन्होंने प्रोविजन भी बना लिया कि मान लो डूब जाएगा तो कितना होगा। तो अल्टीमेटली उनका कहना है कि ये पैसा तो हमें मिल ही जाएगा। क्या यहाँ पे उन्होंने जिन लोगों से पैसा लेना है 379.63 करोड़, उनकी लिस्ट दी है क्या कि ए से इतना लेना, बी से इतना लेना, सी से इतना लेना है, डी से इतना लेना, ऐसी कोई लिस्ट थोड़ी दी है उन्होंने। क्योंकि हमारे लिए वो लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बताने लग जाए कि इससे इतना लेना, उससे इतना, अरे नहीं चाहिए यार, तो ये बता तेरे को कितना लेना, बस पूरा बता दे बस। अब तू गिनाया जा रहा है कि इससे इतना लेना, वो नहीं चाहिए मेरे को इन्फॉर्मेशन। हमारे लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि आपको मार्केट से डेटर्स आपके कितने हैं, और उसमें से कितना डूब सकता है, कितना मिल सकता है, किस किस से लेना है, वो नाम हमें नहीं चाहिए। सो दैट इज वी कॉल एज मटेरियल इंफॉर्मेशन, उसको हम मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, कि जो हमें इतनी डिटेल्स नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कैन से। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया कि अकाउंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर हम सन्ड्री डेटर्स लिख देते हैं। सन्ड्री माने ऑल इंक्लूडेड, सब मिला के इतना पैसा, सबके नाम नहीं लिख रहे। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब मिला के इतना पैसा देना है। किस किस को देना है वो नहीं चाहिए, वो आप रखो अपने पास। बिजनेस को हमें बताने की जरूरत नहीं किस किस को देना है, हमने जानना ही नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे मैंने ये कहा कि कई बार हम बिजनेस के अंदर राउंड ऑफ कर देते हैं फिगर्स को, 1000 में, लैक्स में, जैसे अभी मैंने देखा इन करोड़ था वो फिगर,
ये सब क्या है? ये मटेरियलिटी का इंफॉर्मेशन एग्जांपल है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो एक सिस्टम फॉलो करें उसको आप फॉलो करते रहें। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट निकालने के, स्टॉक को वैल्यू करने के, ये सब करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। वो कहते हैं आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो उस मेथड को आप बदलो मत, है ना, एक ही तरीके से चीजों को करो, डोंट चेंज इट एवरी टाइम। अगर आप बदलोगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, एक साल का प्रॉफिट कुछ आएगा, दूसरे साल का कुछ आएगा, मेथड चेंज करने से फर्क पड़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही तरीके से फॉलो करना है, डोंट चेंज इट एवरी टाइम। और पता चला आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कोई मेथड अच्छी लग रही है, किसी को कोई अच्छी लग रही है, ऐसा थोड़ी होता है। जो मेथड एक फॉलो हो रही है उसको चलने देना चाहिए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये आपको कई बार पढ़ने में आएगा, इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको फ्यूचर के अंदर कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो उस लॉस के लिए आप अभी से व्यवस्था कर लो। मतलब आपको ऐसा, घर से आप निकल रहे हो, है ना, ऐसे घूमने के लिए पैदल जा रहे हो, आपको लग रहा है कि रास्ते में बारिश हो सकती है, यू फील दैट देयर कैन बी रेनफॉल, तो आप घर से छाता लेके निकलो, आप घर से छाता लेके निकलो। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में जाके परेशान हो, आपको लग रहा नहीं होगी तो कोई बात नहीं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है, तो उस लॉस के लिए आप पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था करके चलो। उस लॉस को आप पहले से ही मान लो कि लॉस हो गया अभी, लेकिन प्रॉफिट होने वाला है तो उसको प्रॉफिट को मत मानो जब तक तो प्रॉफिट हो नहीं जाए, लॉस को मान लो। कंजर्वेटिज्म माने बहुत बच के चलना, बहुत संभल के, अपने आप को बहुत नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ लोग देते हैं कि भाई आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, हाँ अंशी जस्ट मिनट, है ना, आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, अभी लॉटरी की टिकट खुली नहीं है, आपने पहली पार्टी कर दी, चलो सब पार्टी, लॉटरी की टिकट, अरे लॉटरी खुली गई क्या? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है लॉटरी की टिकट खरीदी और नंबर आ भी गए तब भी मत करो, पैसे आ गए क्या लॉटरी के, मिल गए, जब मिल जाए तब करना। लेकिन अगर आपको किसी को देने हैं पैसे तो आप पहले से प्रोविजन करके रखो। आपको लॉस होने वाला है तो पहले से, लेकिन प्रॉफिट होने वाला है तो उसको पहले से मत मानो। मान लो आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और आप केस हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, तो जीत जाओगे तो उसकी चांसेस मत बनाओ, हारने की चांस लग रही है ना, तो आप पहले से मान लो कि अगर हार गए तो क्या करना है, वो पहले से सोच, वो पहले से करना। जीतने के बाद क्या करना है उसको सोचने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ये कहता है, उसके लिए पहले से आप व्यवस्था कर लो। हाँ अंशी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए बेटा। Anshi, you wanted to ask something? Yes, Sir. sir. हाँ बोलो। Sir, I have a doubt in consistency concept. Like, suppose we like technology changes daily, so it is a limitation. See, consistency principle says, Anshi, ki we should not change the method, but if we change for some good reason, then we must tell कि we have changed for this reason, and we must also tell कि if we would have followed the old principle, old method, this would have been our profit, and with the change in method now this is our profit, so the comparison can be done. और वो बहुत frequently मत change कीजिए, बहुत frequently नहीं. As you said, the technology has changed, and because of that we have to change something. That's fine, you can change it. Consistency principle doesn't stop you from changing. You can change it, but you also mention the effect of that change. उसकी वजह से जो आपके प्रॉफिट में अफेक्ट आएगा, आप उसको भी बताइए कि पहले प्रॉफिट क्या होगा, बाद का प्रॉफिट क्या होगा. Are you getting the point? And you Yes, should sir. also tell the reason why you have to change it. And that reason should be valid enough. वो strong reason होना चाहिए change करने का. ऐसा नहीं कि कुछ भी reason आप से आपने change कर दिया. Then that should not happen. Change should happen only when it is required, and change should happen with a valid reason. And you should also tell
कि what would have been without the change and what will happen with the change. चेंज नहीं कराते तो क्या होता, चेंज कराया तो क्या होगा, ये आपको बताना चाहिए. That is what this principle says. Is that fine, Anshi? Sir, Yes, sir. Now it's clear. excuse me, sir. Yes, any other question? हाँ बोलिए. सर मैं पूछ रही थी कि मतलब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का एज अ बैकअप प्लान भी कह सकते हैं क्या? बैकअप प्लान कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो. इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बैकअप प्लान. बट वो ये कहता है कि बैकअप प्लान खुशी के लिए नहीं बनाने का, दुख के लिए बनाने का. ओके सर. है ना. कुछ तो लोग इसको प्रॉफिट गेन करने में लॉस भी हो सकता है. सॉरी, मतलब प्रॉफिट गेन करने में लॉस भी हो सकता है. नहीं, वो कहता है कि प्रॉफिट तो तभी मानो जब हो जाएगा. हाँ, लॉस होने वाला है ना, तो आप उसके लिए पहले से कुछ करके रखो, आप पहले से ये सोच के रखो क्या करना है. प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको अभी से मत मानो, है ना. तो यू ओनली कंसिडर दैट व्हाट वर्स कैन हैपन, गेट रेडी फॉर द वर्स. यू नीड नॉट टू गेट रेडी फॉर द बेस्ट थिंग टू कम. वो ये कहना चाह रहा है. ओके सर. ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है. अब 2-3 बचे हैं, बस थोड़े से ऑब्जेक्टिविटी है और फिर तो क्वेश्चन से ही आप करेंगे और आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा. ठीक है, ये आपको करने हैं क्वेश्चंस इसके बाद के, और आपको उसका आंसर निकालना है कौन से प्रिंसिपल कहता है. 2 प्रिंसिपल्स है. लास्ट ही ऑब्जेक्टिविटी वाला. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करो उसका एक ऑब्जेक्टिव, इसका एक बहुत लंबा नाम भी है, मुझे वो देना चाहिए था इसमें. ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल एविडेंस प्रिंसिपल, इसका एक, इस प्रिंसिपल का एक और नाम है, उसका वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल एविडेंस. ये क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा नाम, बड़ा लंबा लेकिन है बड़ी सिंपल सी चीज. ये कहता है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए. आपके पास कुछ लिखा हुआ, कहीं ना कहीं कोई प्रूफ होना चाहिए हुआ. आपने मशीन खरीदी तो भाई मशीन कब खरीदी, किससे खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, ये डिटेल कैसे मालूम पड़ेगा. आप जब मशीन खरीदोगे तो उससे खरीदने का बिल ले लो, आप उससे इनवॉइस ले लो, आप बिल बोलो इनवॉइस बोलो जो भी, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए खरीदी. आपने किसी को पेमेंट किया, भाई किया, इसका प्रूफ क्या है, तो आप उसका प्रूफ है, आपका पेमेंट किया तो उससे लिखवा लो, रसीद ले लो. प्रूफ है, कहीं लिखा है, मैसेज में है, व्हाट्सएप पे कहीं कुछ है, कुछ प्रूफ है. हैव सम प्रूफ अबाउट इट. तो आपको जो भी आप करते हो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन, उसका प्रूफ चाहिए. प्रूफ रखो आप उस चीज का कि ये है. तो एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव अ वेरीफाइबल माने हम चेक कर सके. आपने कोई बिल दिया, ABN कंपनी जवाहर मार्ग इंदौर. अरे भैया, जवाहर मार्ग इंदौर में कहाँ है दुकान, दुकान का नंबर बताओ. और जवाहर मार्ग इंदौर में जाके अगर मैं इस दुकान को ढूंढूं तो ये दुकान मिल जानी चाहिए. ऐसा नहीं है कि फर्जी बिल बना दिया आपने, कुछ भी दुकान है ही नहीं, किसी ने छपा दिया, नकली बिल दे दिया. वेरीफाई किया जा सके उसको, और फ्री फ्रॉम बायस, मतलब अपने मन से कुछ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. दिस इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल ये रिक्वायर करता है कि सारा अकाउंटिंग डाटा शुड बी एविडेंस्ड. एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और वो सपोर्टेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ होने चाहिए उसके. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आपने मशीनरी खरीदी, उसका वाउचर होना चाहिए, और इसी वाउचर के बेसिस पे आप एंट्री करोगे, आप बुक्स में एंट्री करोगे, लिखोगे इस वाउचर के बेसिस पे. और ये वाउचर्स होने चाहिए फ्री फ्रॉम बायस, इनमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ये फ्री होने चाहिए. दैट इज व्हाट इट इज. तो ये सब चीजें, तो इनवॉइसेस हैं, रिसीट्स हैं, ये सब जो है ये प्रूफ होते हैं, ये प्रूफ होते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ. ठीक है, और इसके बेसिस पे अब आपको ये जो क्वेश्चंस है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये दे देते हैं सिचुएशन, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है. फिर आपको या तो कुछ सिचुएशन दे देंगे. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, इसके पीछे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो सकता है? हर साल आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, क्यों, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो सकता है?
किसी को नहीं समझ में आया ना? सर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यस, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही। और ये एक ट्रांजैक्शन, ये चीज, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है? एक लैंड खरीदी थी 10 लाख की कुछ साल पहले, आज उसकी कीमत 25 लाख है, लेकिन हम बुक्स के अंदर अभी उसको 10 लाख की दिखा रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ये प्रिंसिपल है, एक कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसके कारण मैन पावर की क्वालिटी, मतलब हमारे यहाँ जो मैन पावर है, जो लोग हैं काम करने वाले, उनकी क्वालिटी को हम बुक्स में, अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। अकाउंट्स के अंदर मैन पावर की क्वालिटी को हम नहीं लिख सकते। इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यस, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही है। चलो एक और पूछ लेता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है, हम मार्केट प्राइस से कम पे दिखाते हैं, मार्केट प्राइस से हम कम पे दिखाते हैं, क्यों? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल? एनीवन कैन मेक एनी गेस? मार्केट में जो कीमत है उससे कम पे हम दिखा रहे हैं, जितने में हम बेच सकते हैं उससे कम पे दिखा रहे हैं। मैंने हिंट दे दिया आपको। सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नहीं 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 नहीं, नो। गोइंग कंसर्न। प्रूडेंस, प्रूडेंस बेटा, प्रूडेंस। मार्केट प्राइस में तो बेच सकते हैं, मार्केट प्राइस तो ज्यादा होती है ना। हमने 100 रुपए की चीज 150 में बेच सकते थे, हम 150 में नहीं दिखा रहे, 100 में दिखा। क्यों? अभी बेचा थोड़ी है। हाँ देखो, अकाउंटिंग में आपको बताता हूँ एक बड़ी सी चीज इंटरेस्टिंग। अगर मान लीजिए अकाउंटिंग कहता है आपके पास कुछ दुकान के अंदर कुछ स्टॉक बच गया, स्टॉक अनसोल्ड, स्टॉक अनसोल्ड, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, है ना? इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, उसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको इसकी कॉस्ट प्राइस दी गई है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जब आपने बनाया था इसको, मटेरियल को बनाया था, खरीदा था, जो भी ये आपने बनाया था 4000 रुपए, लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस में बेचते हैं तो मार्केट प्राइस इसकी है, आप बेचेंगे तो 6500 का बिक जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरी तरीका ये हो सकता है, एक और सिचुएशन दे रहा हूं, दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास कुछ स्टॉक है अनसोल्ड, इसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, फिर से वही बात, लेकिन इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, वो मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹4000, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, बनाने में इतना अच्छा बिका बना नहीं, लेकिन इसको अगर मैं मार्केट प्राइस पे बेचूंगा तो ये मार्केट में तो जाके 3000 की बिकेगी। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई ऐसा है कि इन दोनों में जो कम है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, इन दोनों में जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो लोअर है, उस पे आप स्टॉक की वैल्यू को दिखाओ। मतलब मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में जो भी लोअर वैल्यू है उस पे दिखाओ। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? प्रूडेंस कहता है। तो यहां पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो है हमारी थी 4000, मार्केट में हम बेच सकते थे 6500, तो हम स्टॉक की जो वैल्यू बताएंगे वो 4000 रुपए बताएंगे। यहां पर 4000 कॉस्ट प्राइस है, लेकिन मार्केट में वो 3000 की बिकेगी, तो यहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यू दिखाएंगे हम, वो स्टॉक की वैल्यू हम 3000 दिखाएंगे, जो कम है वो दिखाएंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई कि नहीं? बताइए, जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया? यस। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, पूछिए मेरे से। यही तो दिक्कत आती है, आप वो रिस्पॉन्स दिया कीजिए, ठीक है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स माने हमको पैसा लेना है, कितना लेना है? 85,000 का। इसके अंदर
हमको लगता है, हमको ऐसा लगता है, मे बी इरिकवरेबल, मे बी इरिकवरेबल माने नहीं रिकवर नहीं होगा, मतलब मिलेगा नहीं। कितना? 10,000। तो 10,000 रुपए का मैं एक प्रोविजन बना लेता हूँ, बैकअप प्लान जो कहा गया हमसे, प्रोविजन। प्रोविजन माने अपने प्रॉफिट से 10,000 रुपए निकाल कर मैं अलग रख देता हूं कि अगर पैसे डूब गए तो डूबे हुए पैसे मैं इसमें से एडजस्ट कर लूंगा, डूबे तो इसमें से एडजस्ट करूंगा। ये जो प्रोविजन, इसको प्रोविजन बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स माने डूबे हुए पैसे के लिए प्रोविजन। तो ये जो है, यहां पर भी प्रूडेंस प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। प्रूडेंस का मतलब कंजर्वेटिज्म। लॉस हो सकता है ना, 10,000 डूब सकते हैं ना, तो उसके लिए अभी से प्रोविजन, अभी से सोच लो क्या करना है, बैकअप प्लान रखो अपना, प्रोविजन बना। दैट इज व्हाट प्रूडेंस प्रिंसिपल इज। दैट इज व्हाट प्रूडेंस प्रिंसिपल इज। तो ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के ये सारे हमारे यूजेस हैं। ठीक है, तो बाकी तो आप करेंगे और आप मुझे बताएंगे, आप भेजिएगा तो मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, ये बता सकते हो, बिजनेसमैन ने कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, लेकिन कार जो है पर्सनल यूज के लिए बुक्स में नहीं लिखेंगे, अकाउंट्स के अंदर क्यों नहीं लिखेंगे? सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आप इसको शीट्स को करें और थ्योरी करें, इसको एक बार रीडिंग लगाएं, और कोई डाउट हो तो आप उससे मुझसे